हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 9th क्लास हमने क्या स्पीडली अपना सिलेबस स्टार्ट कर रखा है। बिल्कुल पूरी केमिस्ट्री हमने खत्म कर दी थी 1 to 10 लेक्चर्स में। फिजिक्स का भी हम 1 to 10 कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन। कुछ बच्चे कह रहे हैं ग्रेविटेशन आना है, कुछ कहते हैं नहीं आना है, पर हम तो कर लेंगे। हम आज 11 स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स की सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है, लेकिन ग्रेविटेशन का ये चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 1 है। तो अगर किसी ने पहले वाले 2 चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी है तो कहाँ देखेंगे? प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स की 9th क्लास की, वहां जाकर हम अपने पिछले 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर आज हम ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें। तो बिना बात करे भाई, बिना बात करे अपना पेन कॉपी नोटबुक लेकर बैठ जाएंगे और बिल्कुल स्पीडली स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिए ग्रेविटेशन। आज ग्रेविटेशन का पहला लेक्चर है ये, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। भाई मैडम की आज तबीयत खराब है, देखो कोल्ड है, कफ है, इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, फिर भी तुम्हारे लिए वीडियोस कॉन्टिन्यूअस आ रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 से 1 मिनट ऊपर हो गया हो, कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, मैं कॉन्टिन्यूअसली कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, मेरी तबीयत खराब होते हुए तो भी। ठीक है, तो जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपना पेन ले लेती हूँ, रेड ले लें क्या? रेड ले लेते हैं, ठीक है, रेड ले लेते हैं। चलिए हेडिंग डालिए ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 9। अब सबसे पहले ग्रेविटेशन चैप्टर में न्यूटन दादाजी को तो याद सभी करते हैं कि न्यूटन जी पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एप्पल गिरा, तो उन्होंने सोचा कि एप्पल कैसे गिरा। यही बात है ना, बच्चे इसमें कहते हैं मैडम एप्पल की बजाय पेड़ गिर जाता न्यूटन पे, है ना, तो कहानी खत्म हो जाती। नहीं भाई, फिर फिजिक्स में मजा क्या आता? फिर फिजिक्स में मजा क्या आता? सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है ना। तो भाई न्यूटन भाई साहब ने, न्यूटन दादाजी ने ये इमेजिन करा, मतलब उन्होंने सोचा मन ही मन कि एप्पल गिरा कैसे, कौन सी फोर्स लग रही है जिसने इसे नीचे खींचा होगा। तो वहीं से आई फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है मेरे बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, कोई भी 2 चीजें हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, उसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे एग्जांपल है, एक स्टोन को ऊपर फेंकू मैं, स्टोन को ऊपर फेंकू तो थोड़ी देर बाद जाके रुकेगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो यहां पर हमने कह दिया फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, एक एक्स्ट्रा बात और याद रखना, जब भी कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं धरती पर और धरती उसे नीचे खींचते हैं, तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम छोटा नाम दे देते हैं ग्रेविटी। अगर आपसे पूछे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम बताओ, आप ही के एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 या पता नहीं 10 है, अभी करेंगे, तो उसमें आपसे पूछा है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम बताओ, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम होता है ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। बस, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड। जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं वो पहले जाकर रुकता है एंड देन आफ्टर सर्टेन हाइट अचीव करने के बाद वो वापस से नीचे आ जाता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी हर टाइम नीचे लग रही है। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल बताए हैं सारे। अर्थ के अराउंड कोई भी चीज रिवॉल्व कर रही है या अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये सभी किसकी वजह से? अट्रैक्टेड है, अपने पाथ से इधर उधर भटकता है। ऐसे थोड़ी अर्थ घूमने निकल गई, आज सन को कहती है मैं छुट्टी है, अभी मैं तो घूम के आती हूँ, ऐसा नहीं है ना। पूरा चक्कर वो 1 साल में हर साल पूरा करती है, इसलिए क्योंकि वो ग्रेविटी से बाउंडेड है। कोई भी चीज सर्कल में घूम रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि 2 चीजों का आपस में क्या होता है मेरे बच्चा? अट्रैक्शन होता है। जैसे कि ये देखिए मैंने करके भी दिखाया है, एक स्टोन को यहाँ पर हमने थ्रेड से क्या करा है? टाई कर लिया और ऐसे 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 उसको हमने क्या है? रोटेट करा। ठीक है, सर्कल में हमने रोटेट करा। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला? हमें यहाँ पर 2 चीजें पता चली। एक तो क्या
क्योंकि जब भी वो सर्कल में घूम रहा है, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी कराया था, जब आपको यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन कराया था, कि जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है, चाहे कांस्टेंट स्पीड हो मेरा बच्चा, वेलोसिटी बदलती है, कॉन्टिन्यूअसली वेलोसिटी बदलती है। तो बिफोर थ्रेड इज रिलीज, अगर तो हम ऐसा करें थ्रेड को छोड़ दे तो वो कहाँ जाएगा स्टोन, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, सबको पता है ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन है, सबको पता है। द स्टोन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड बट चेंजिंग डायरेक्शन लीड्स टू एक्सेलरेटेड मोशन। ये हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि स्पीड चाहे कांस्टेंट हो, वेलोसिटी बदल रही है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। अब हमें पता होना चाहिए दूसरी बात चैप्टर नंबर 2 से, कि F इक्वल्स टू एम ए, यानी कि अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि जब भी कोई सर्कल में घूमे तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था F इक्वल्स टू एम ए, कि अगर एक्सेलरेशन है तो मतलब फोर्स भी होगा, धक्का लगाकर ही तो एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स होना चाहिए, फोर्स कॉजेज दिस एक्सेलरेशन, और उस फोर्स का नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आज के बाद आपसे पूछा जाए कि सर्कल में घुमाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, तो आप कहोगे सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज अगर सर्कल में घूम रही है तो उसका फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है मैडम, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अगले पेज पे आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे बच्चा वो फोर्स है जो हमेशा सर्कुलर मोशन को लाता है, यानी कि किसी भी चीज को सर्कल में रोटेट करने के लिए एक फोर्स चाहिए जो कि ऑलवेज सेंटर की तरफ होता है। सेंटर की तरफ होने की वजह से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर की तरफ, सेंटर सीकिंग आप इसको कह सकते हो। सीकिंग मतलब सेंटर की तरफ जाना। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर की तरफ रहती है हमेशा, और यही क्या उस मोशन को एक्सेलरेटेड बनाती है। अब अगर ये फोर्स ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, कौन सा फोर्स मैम, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो वो सर्कल में घूमेगा, नहीं होगी तो वो स्ट्रेट लाइन में घूमेगा। सीधी सी तो बात है मैडम, सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर वो फोर्स नहीं हुई तो वो सर्कल में नहीं घूमेगा। तो यही बोला, इन एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स ऑब्जेक्ट विल फ्लाइज अलोंग द स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। फिर वो सर्कल में ना घूम के ऐसे स्ट्रेट ही निकल जाएगा। टेंजेंट तो पता ना, उसमें करा है तुमने, मैथ्स में करा है भाई। टेंजेंट तो एक पॉइंट को टच करता हुआ निकलने वाला। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैडम सब कुछ बता देती है, मैडम मैथ्स को भी बता देती है। तो स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट बता रही हूं क्या होता है जिनको नहीं पता। टेंजेंट इज दैट लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट वो होता है जो किसी भी सर्कल को किसी सिर्फ एक पॉइंट पर मीट करके ऐसे स्ट्रेट लाइन जाए। जैसे कि इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट है। उस पॉइंट पर एक ही जगह टच करता हुआ स्ट्रेट लाइन जो निकले वो टेंजेंट होता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, किसी भी चीज को सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कि हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। अब चलते हैं अभी ग्रेविटेशन एंड न्यूटन के लॉज। ग्रेविटेशन एंड न्यूटन के लॉज, अब तक क्या पढ़ा, ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होती है, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो कितनी होती है, लो में ड्राइव करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन एंड न्यूटन लॉस। अब सोचने वाली बात है, फिर भाई अब 3-4 क्वेश्चन करेंगे द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, बिल्कुल मैडम। सो व्हेन स्टोन इज फॉलिंग टुवर्ड्स अस, सोचने वाली बात है, न्यूटन भाई साहब ने कहा था कि अगर कोई एक्शन लगेगा तो उसका रिएक्शन होगा। तो अगर स्टोन नीचे गिर रहा है क्योंकि धरती उसे खींच रही है, तो स्टोन भी तो धरती को खींचेगा, नहीं समझे। धरती ने किसको खींचा, स्टोन को नीचे खींचा। स्टोन कहेगा मैं भी तुझे खींचूंगा, और खींचना भी चाहिए, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पर धरती क्या हमें ऊपर जाती हुई नजर आती है, सोचो सोचो।
क्या ये बात है? नहीं मैडम, धरती तो ऊपर जाती हुई नजर नहीं आती। तो फिर देख लेते हैं। फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, कहता है अट्रैक्ट हो रहा है। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? क्या कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। यस, अट्रैक्ट तो जो ऊपर से आ रहा है वो भी कर रहा है और जो नीचे से खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इफ सो वी नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल, तो फिर हम अर्थ को ऊपर जाते हुए देखते क्यों नहीं है? क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, उसका मास बहुत बड़ा है। वो बोल छोटी सी तो है, चिंदी सी, वो क्या तो अर्थ को ऊपर खींचेगी? फोर्स तो वो भी लगा रही है, बराबर का लगा रही है। मैंने ये बात पहले भी समझाई थी। वही थप्पड़ हम 1 साल के बच्चे को मारे, वही वो हमें मारे, हमें तो लगेगा नहीं, उसे बहुत लगेगा क्योंकि हम बड़े हैं। अकॉर्डिंग टू, अब मैं आंसर लिखवा रही हूँ, ये दोनों क्वेश्चन थे ऊपर वाले। आपसे पूछा जाएगा क्या जब धरती बॉल को खींचती है या एप्पल को खींचती है तो क्या एप्पल भी धरती पर फोर्स लगाता है? आप लिखोगे यस, बिल्कुल लगाता है। न्यूटन का लॉ बिल्कुल सही था, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपसे कहेंगे फिर जाती हुई नजर क्यों नहीं आती है ऊपर? तो आप कहोगे ड्यू टू न्यूटन सेकंड लॉ। थर्ड लॉ बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड लॉ भी तो कुछ कहता है। सेकंड लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज एम ए। मैंने कहा था जहां पे क्वेश्चन अटके माँ को याद कर लेना, जहां पे क्वेश्चन अटके माँ को याद कर लेना। और हमने यहां पर भी हमारी माँ को ही याद करा है। एफ इक्वल्स टू एम ए होता है। तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन और मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि एक को बढ़ाएं तो दूसरा घटेगा। ये बात मैंने तुम्हें वहां पर भी बताई थी, चैप्टर नंबर 2 में, यहां दोबारा बता दी। आज से याद रखना, डायरेक्टली का मतलब है ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये घटाएंगे तो ये घटेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी हम अगले में ही करेंगे, और मास यहां पर देखो, अगर ऊपर नीचे आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए, ये और ये आमने सामने हो, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, लेकिन मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगी। मैं फिर से बता देती हूँ, बाय में कोई चीज हो इक्वल टू के डायगोनल में हो तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इक्वल टू के सामने हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद एज द मास ऑफ द अर्थ इज ह्यूज एज कंपेयर टू द स्टोन, स्टोन बहुत छोटा है मेरा बच्चा, अर्थ का मास बहुत बड़ा है, तो अर्थ तुम्हें ऊपर जाती हुई नजर नहीं आएगी। तुम्हें ये एज इट इज लिखना है कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है मास अगर ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसलिए अर्थ का मास बड़ा होने की वजह से वो ऊपर जाती हुई नजर नहीं आती, जबकि फोर्स तो उस पर भी बराबर का लग रहा था। मानते ही बात, बराबर का लग रहा था फोर्स तो, लेकिन जा नहीं रही ऊपर। क्यों? क्योंकि मास बहुत बड़ा है। आई थिंक बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में तुम्हारे 3 क्वेश्चन है जो कि आते हैं। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछ लेंगे कि अर्थ और मून है। मून जो है सॉरी, आज भाई गला खराब है, बीच में खांसी वगैरह आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है जब मून और अर्थ, क्योंकि मून क्या है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू वन अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल ग्रेविटी से बाउंडेड है क्योंकि मून अर्थ के अराउंड अट्रैक्ट कर रहा है। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स विच इज ग्रेटर और स्मॉलर? क्या दोनों में कोई किसी को ज्यादा या कम लगा रहा है? नहीं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स मून लगा रहा है अर्थ पर, उतना ही अर्थ लगा रही है मून पर। मतलब दोनों फोर्स हमेशा बराबर होते हैं, ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, और ये बिल्कुल सही बात है, इक्वल फोर्स लगाते हैं। तो फिर बताओ कि जब मून अट्रैक्ट होता है तो अर्थ क्यों नहीं अट्रैक्ट होती नजर आती? वही सेम क्वेश्चन। तो पहले तो इस बात का आंसर लिख देते हैं कि अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द सेम फोर्स, सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। जितने से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है उतने से मून अर्थ को कर रहा है, पर अर्थ उसकी तरफ जाती हुई नजर नहीं आती है। ये अगले क्वेश्चन में तुम्हें आंसर लिखना होगा। इसमें तो सिर्फ यही पूछा है कि कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है, आप कहोगे बराबर, इक्वल फोर्स से, सेम फोर्स से। आपका आंसर लिखना है सेम फोर्स से, बिकॉज न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सब कर चुके हैं, मैं दोबारा करा रही हूं। फिर कहता है भाई मून तो अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि रिवॉल्व कर रहे हैं ना उसके अराउंड, पर अर्थ तो मून की तरफ आती हुई नजर नहीं आ रही। व्हाई डज अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स दैट? क्योंकि अर्थ मून से बड़ी है।
जैसे बॉल और अर्थ का क्वेश्चन था वैसे ही मून और अर्थ का क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कहोगे मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। वही सेम हमने लिखा है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास बहुत बड़ा है तो एक्सेलरेशन बहुत ना के बराबर होगी और वो हमें दिखेगी नहीं, इसलिए अर्थ मून की तरफ जाती हुई नजर नहीं आती। आई थिंक तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। इस पर एक सवाल जरूर आएगा कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बराबर का फोर्स लग रहा है पर स्टोन तो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है लेकिन अर्थ ऊपर जाती हुई नजर क्यों नहीं आती है, तो आप कहोगे अर्थ बहुत बड़ी है और उसके बड़े होने की वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन आ रही है वो इतनी ज्यादा कम है कि वो ना के बराबर है और हमें दिखाई नहीं देती है, बिकॉज एफ इक्वल्स टू एम ए होता है। अब डाल लीजिए भाई, सीट बेल्ट बांध लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 3 मार्क्स का आएगा भाई। हाफ ईयरली में अगर ये चैप्टर आया तो ये टॉपिक 100 की 100 आएगा या इसका न्यूमेरिकल आएगा। हेडिंग डालिए एवरी ऑब्जेक्ट। मैं सिखा रही हूं अच्छे से, डेफिनेशन मत भूलना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, 2 मिनट फटाक से सुन लो भाई। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। सोचने वाली बात है और आसान सी बात है कि हर वस्तु हर दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करती है। चाहे कोई भी दो चीजें ले लो, कोई भी दो चीजें ले लो इस दुनिया की, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अब उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है कितना मैम, वो डिपेंड करेगा उन दोनों का मास कितना है सॉरी, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो लिखवा देती हूं, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में प्रेजेंट एवरी ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है और वो कितने फोर्स से करता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो मासेस के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डेरिवेशन भी आएगी, डेफिनेशन भी आएगी। डेफिनेशन आएगी तो ये लिखनी है और डेरिवेशन आ जाएगी तो ये लिखनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और जैसी लिखवाई जा रही है बिल्कुल वैसी ही लिखनी है। आप क्या कहोगे, लेट टेक टू मासेस m1 और m2, या फिर स्मॉल m और कैपिटल M, दो मास ले लो जिनके बीच की दूरी कोई d ले लो। ले ली भाई, 2 मासेस ले लिए उनके बीच की दूरी सॉरी m d ले ली। अब हमें पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अभी अभी पढ़ के आए हैं, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो मास क्या है, m और m, तो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल होता है भाई, जिसको नहीं पता है, बेसिक भी नहीं पता है, बता देती हूँ। ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल होता है। अगर डायरेक्टली बोले तो उस चीज के सामने ही लिखना होता है, इनवर्सली बोले तो उसके बाय में लिखना होता है। ये इनवर्सली और डायरेक्टली का मतलब होता है। तो यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अभी बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D कर देते हैं, जबकि D नहीं, D का स्क्वायर है। मैं दोबारा बता देती हूँ, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है, हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। कितने फोर्स से, उनके मासेस के मल्टीप्लाई से, और उनके बीच की दूरी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से उनको खींचता है। तो यहीं पे स्टेप नंबर 1 लिख लिया, स्टेप नंबर 2 लिख लिया, ये डायग्राम बना लिया और ये सब लिख लिया। सब लिखना भी डेरिवेशन में। उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो ये m ऊपर आ गया, d स्क्वायर नीचे आ गया। अब भाई फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ये रूल है भाई। ये हमने F इक्वल्स टू एम में भी करा था। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा, इक्वल टू आया और एक कांस्टेंट आ गया जिसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट है भाई, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैडम ये कैसे याद करेंगे, तुम्हें याद नहीं करनी है, तुम्हें पेपर में ये वैल्यू गिवन होती है, नहीं गिवन तो 2-4 बारी में न्यूमेरिकल में याद हो जाएंगी और F क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चलिए जी, यहां तक डेरिवेशन हो गई। ये 3 मार्क्स में आएगा भाई क्वेश्चन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन और प्लस उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फॉर्मूले की डेरिवेशन। डेरिवेशन कहेंगे तो ये ड्राइव करना है, ये पिछली स्लाइड सारी और ये इस स्लाइड को पूरा यहां तक लिखना है, जैसा लिख के दिया वैसा ही लिखना है।
आगे चलते हैं भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी जो कैपिटल जी लिखा है उसके बारे में थोड़ा मोटा पढ़ लेते हैं। कैपिटल जी के बारे में पूछा जाता है सवाल भाई, जो नोट्स में लिखा दिया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सुंदर बढ़िया नोट्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, मिल जाए तो बता देना, ठीक है। इतना कोई नहीं लिखाता है, हर छोटी बड़ी चीज लिख के दे रही हूँ, ठीक है। तबियत खराब है फिर भी करवा रही हूँ। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूला हमारे पास कैपिटल जी होता है, इसकी डेफिनेशन आएगी और कोई नहीं बच्चा लिख के आता डेफिनेशन। फिर तो डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये जो कैपिटल जी है ये एफ के इक्वल ही हो जाएगा जब मैं एम को 1 ले लूं और डी को भी 1 ले लूं। इन सबकी जगह 1 1 1 पुट कर दो तो एफ इक्वल्स टू जी आ जाएगा। लेकिन कंडीशन है, क्योंकि सबको तुम्हें 1 मानना पड़ेगा, तो यही मैंने लिखा है G इज न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू में इक्वल है, वैसे इक्वल नहीं है, पर ये डेफिनेशन है तो ऐसे ही लिखनी है। इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कैपिटल जी की डेफिनेशन क्लास में बच्चों को नहीं आती होती है, तो लिख लो इसको। कैपिटल जी फोर्स के इक्वल ही होता है न्यूमेरिकली जब आप ऐसे दो ऑब्जेक्ट ले लो जिनका यूनिट मास मतलब मास 1 kg है और उनके बीच की दूरी भी 1 ही है। मतलब 1 किलो के मास, आसान देसी भाषा में समझा रही हूं, अगर 1 किलो के मास 1 मीटर की दूरी पर ले लोगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ये डेफिनेशन याद कर लेंगे। और जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी ऐसा यूनिट भी बहुत आती है। ये जो इसकी एसआई यूनिट है, मैडम ये आई कहां से, थोड़ा सा बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे भाई, तुम्हें नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, कैपिटल एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी एम एम बाई डी का स्क्वायर, कैपिटल एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी एम एम बाई डी का स्क्वायर, जी एम एम बाई डी का स्क्वायर, जी एम एम बाई डी का स्क्वायर। तो ये फटाक से लर्न होना चाहिए। यूनिवर्सल लॉ का फॉर्मूला तो टिप्स पे कर लो बिल्कुल, ठीक है जी। यहां से हमें जी की निकालनी है तो जी एक साइड रख लो, बाकी सबको एक साइड ले जाओ। एफ का ऐसा यूनिट न्यूटन, डी का डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, बाय एम का केजी, 2 केजी है तो केजी स्क्वायर। आ गया ना? तो जिसकी यूनिट निकालनी होती है उसको एक साइड रख लो, बाकी सबको एक साइड ले जाओ। आसान था मैडम, सब कुछ लिखवाया आपने। स्टेट यूनिवर्स, देखो क्वेश्चन आ गया ना, स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा हुआ है हमने, तो बोल के बता देते हैं मैडम, आपके साथ साथ बोल लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है मैडम, फॉर्मूला लिखवाओ मैम। कैपिटल एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाय में डी का स्क्वायर, जहां पर m और m क्या है, 2 मास है और d उनके बीच की दूरी है और f उनके बीच का लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। कैपिटल G यहाँ पे एक कांस्टेंट है। अब क्या मैडम, अब हम लेंगे छुट्टी। आज का लेक्चर भाई इतना ही था। आज के लेक्चर में हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो पेपर में कितने नंबर का आएगा, 3 मार्क्स का। अब आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम एक तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, कल ही करेंगे भाई न्यूमेरिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है कल का। और फिर फ्री फॉल करेंगे और फिर और न्यूमेरिकल, मतलब 5 लेक्चर्स में ये पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म कर देंगे हम, ठीक है। तो जुड़े रहें, ऐसे ही कमेंट लाइक शेयर करते रहें। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।